एंड वेलकम। आप देख रहे हैं द पॉलिसी टाइम्स, भारत का और दुनिया का ऐसा एक मीडिया जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म को अपना मिशन और सेंटर मान के काम कर रहे हैं। और हमारा एक ही मिशन है, जो प्रोग्राम, जो एपिसोड और जो डिस्कशन हम करेंगे उसमें देश और दुनिया के डेवलपमेंट यानी तरक्की का कोई एक मुद्दा रहेगा। आज 2022 में हम खड़े हैं। लगभग 80 करोड़ से भी ज्यादा, 135 करोड़ में से 80 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज इंटरनेट एक्सेस करते हैं, यानी इंटरनेट यूज करते हैं। और पूरा अगर देखा जाए, हमारे प्रधानमंत्री जी का ये नारा है कि उनका टारगेट है कि $1 ट्रिलियन का जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगे, यानी हम जो माल खरीदना बेचना करेंगे, हमारी पैसा जो होगा वो सिर्फ इंटरनेट पे होगा। यानी आप सोचिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सरकारी ऑफिसर हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे वो बैंक के पैसे हो, किसी के भी पैसे हमारे इंटरनेट के अंदर होगा और वो सिर्फ एक पासवर्ड और एक यूजर नेम से प्रोटेक्टेड होगा। अब ऐसे हालत में जब हम दूसरी तरीके के, आप दूसरी तरफ देखेंगे, हमारे इसी देश में हर रोज हम जब यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसे हजारों लाखों रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है। किसी को मेंटली हेरेस किया जा रहा है ये सोशल मीडिया के दौरान। बहुत सारे लोगों के अकाउंट हैक करके उनके सारे पिक्चर, गलत गलत पिक्चर उनके मोबाइल पे आता है, उनके सोशल मीडिया में आता है। ऐसे बहुत सारे आप अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं देखे होंगे, बहुत आपके पड़ोस के पास ऐसे बहुत सारे फोन कॉल आते होंगे जहां आपको बोलते होंगे कि आपके अकाउंट में ये चेंज करना है, तो आप अपना अपने आईडी, अपना जो एटीएम कार्ड है उसका ये नंबर दीजिए, एटीएम कार्ड का नंबर बताइए। ये जो फ्रॉड है इसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं और उसके अंडर आते हैं। और हाल ही में कहा जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड, सरकार ने एक सीआरटी ग्रुप बनाया, एक बॉडी बनाया, सेपरेट एक्शन टीम बनाया। उस टीम का काम है सिर्फ भारत के साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे को देखना। और उस मुद्दे के दौरान ये देखा गया है, उन्हीं सीआरटी के आंकड़े के हिसाब से, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स यानी ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हैं वो 2 लाख से 14 लाख पे पहुंचा है 2020-21 में। और 2017 का एक छोटा सा आंकड़ा मैं आपको बताऊं, $18 बिलियन का फाइनेंशियल फ्रॉड यानी इंडिया को नुकसान पहुंचा है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जब ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी बनेगी, तो आप सोचिए कि रिस्क कितना बड़ा बड़ा होगा। ऐसा नहीं है सरकार खाली बैठे हुए हैं, सरकार कुछ कदम लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कदम कितना कामयाब है और उससे कितना आम जनता को फायदा पहुंच सकता है, प्रोटेक्शन मिल सकता है, इसी पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही जाने माने वकील हैं, एडवोकेट सलमान वारिस, जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ में एक्सपर्ट है और देश विदेश में बहुत सारे बड़े फार्म को, छोटे फार्म को उन्होंने एडवाइजरी कंसल्टिंग सपोर्ट दिए हैं और बहुत क्लोजली काम करते हैं भारत की सरकारी एजेंसीज के साथ भी, कि किस तरह से हम साइबर लॉ को मजबूत कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी को और बेहतर बना सकते हैं। और साथ में वो पार्टनर भी हैं एक टेक्लॉजिस कंपनी के, जो एक स्पेशलिस्ट साइबर लॉ फर्म है। मैं सलमान साहब को स्वागत करना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल सलमान साहब, आपको स्वागत करते हुए, भारत का जो ये 28 अप्रैल को एक न्यू साइबर सिक्योरिटी लॉ आया है सीआरटी के दौरान, इसका बेसिक फाउंडेशनल चेंजेस क्या आपको दिखता है इसमें, इस प्रोविजन में, और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। पहले तो थैंक यू अतुल साहब और पॉलिसी टाइम्स का भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाया और हमें मौका दिया कि हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें और अपनी जो भी कंसर्न्स हैं और जो भी आइडियाज़ हैं उनको शेयर कर सकें जनरल पब्लिक के साथ। आपने जो सवाल पूछा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑब्वियसली आजकल जो है इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रही है हर जगह, मीडिया में, पेपर्स में, क्योंकि एक बहुत नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है। सर्ट इन एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसका पूरा फुल फॉर्म है कि जो साइबर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की थ्रेट फोर्स है, वो आइडेंटिफाई करती है कि कहाँ कब कोई साइबर अटैक हुआ इंडिया में। और अक्सर वो जो है पहले से बताते हैं कि दुनिया भर में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है कब उसका इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे या इंडियन जो कम्युनिटी है उसके ऊपर।
तो वो वार्निंग्स भी देते हैं, और वो एक तरह से नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डील करते हैं। तो ये एजेंसी काफ़ी दिन से एग्जिस्टेंस में है, 2004 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी सबसे पहली बार। लेकिन 2013 में गवर्नमेंट ने बाय एक नोटिफिकेशन अंडर द आईटी एक्ट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें इन्होंने इनको नोडल एजेंसी बनाया साइबर सिक्योरिटी के लिए। उससे पहले जो थे गवर्नमेंट के ही थ्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते थे कि गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई थ्रेट है साइबर की, वहाँ की ठीक है या नहीं है। तो अब ये जो है एक नोडल एजेंसी बन गई है सभी के लिए। उसमें ये इन्होंने पहली बार जो है एक बहुत बड़ा ये एक नोटिफिकेशन निकाला है। इससे पहले 2014 में उन्होंने एक बेसिक रूल्स निकाले थे जिनको हम सर्टेन रूल्स कहते हैं। तो वो रूल्स जो थे जनरली ये आइडेंटिफाई करते थे कि भाई कभी कोई साइबर अटैक हो तो लोग जो है चाहें तो, अगर जैसे मेरे यहाँ अटैक होता है या किसी कंपनी में अटैक होता है, तो वो बताते थे कि भाई किस तरह से उसको डील करा जा सकता है, और अगर चाहें तो उसको रिपोर्ट करा जा सकता है। लेकिन उसमें किसी के ऊपर कोई अनिवार्य नहीं था या कोई कंपल्सन नहीं था कि वो जो है इस चीज़ को रिपोर्ट करें गवर्नमेंट को, या उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं थी कि अगर वो जो है नहीं करते हैं तो उसका क्या उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो अब ये जो 28 तारीख को नोटिफिकेशन आई है, उससे ये सिचुएशन चेंज हो गई है। और पहली बार अब ये है कि आपके लिए अनिवार्य हो गया है, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि अगर उनका साथ कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है, तो इस रूल्स में करीब 20 इस तरह के इंसिडेंट बताए हैं, या 20 साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वो क्राइम्स बताए हैं कि जो अगर होते हैं तो उनको इमीडिएटली उन्होंने टाइम दिया है, 6 घंटे का टाइम दिया है कि अगर 6 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर उसकी जो है लाइबिलिटी होगी और उन्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। और ये जो 6 घंटे की विंडो है, ये बहुत से लोग और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बहुत छोटा टाइम है, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि साइबर इंसिडेंट को या जो हैकिंग होती है उसको आइडेंटिफाई करने में टाइम बहुत लग जाता है। और उसके बाद उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अब हमने पता तो चल गया कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, वाकई में है कि नहीं है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो सारा डिटेल करने में जो है और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। तो उसके लिए आपको बहुत एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। हर आदमी इस चीज़ को मालूम नहीं कर सकता, पता नहीं कर सकता, उसकी डिटेल्स नहीं निकाल सकता। लेकिन अब 6 घंटे के अंदर सरकार ने ये एक आपके ऊपर अनिवार्य कर दिया है कि आपको ये एक फॉर्म में बताना पड़ेगा। उसका फॉर्म भी इन्होंने इस नोटिफिकेशन के साथ दिया है। जितने भी वो 20 इंसिडेंट हैं उनका भी डिटेल्स दिए हैं। इससे पहले 2013 में जब इन्होंने रूल्स निकाले थे, सर्टेन रूल्स, तो उसमें खाली 10 इस तरह के साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स थे कि जो होते हैं तो उसको वो मानते थे साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, लेकिन उसके ऊपर अनिवार्य नहीं था कि वो जो है गवर्नमेंट को बताएं या सर्टेन को बताएं। अब जो है ये नंबर 20 कर दिया है और अनिवार्य कर दिया है कि 6 घंटे के अंदर आपको बताना है। उससे ज्यादा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो चेंज आया है वो ये आया है कि 5 साल तक हर वीपीएन को, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, और उसकी डेफिनेशन इन्होंने बहुत ही ब्रॉड कर दी है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की जो डेफिनेशन है उसमें हर तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट से काम कर रही है उसको कवर कर लिया है उन्होंने। तो या तो इंटरनेट से रिलेटेड है या इंटरनेट से कोई भी काम कर रही है वो उसमें आ जाती है। तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो तो उनको जो है 5 साल तक सारा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपने कस्टमर का। और ये 5 साल ये नहीं है कि मतलब अगर मैं 5 साल आज आपके साथ काम कर रहा हूँ, 5 साल तक के मतलब बाद तक वो रखा जाएगा। मैंने अगर जैसे आज आपके साथ रिलेशनशिप खत्म भी कर दिया, मैंने कस्टमर अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया आपके साथ, आप मुझे सर्विस दे रहे थे, लेकिन मैंने अब आपका अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया, उसके बाद भी 5 साल तक। तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्लिगेशन है कि भाई मेरा कोई कस्टमर नहीं है, लेकिन जबरदस्ती मुझे जो है 5 साल तक उसका जो है सारा रिकॉर्ड रखना है। और खाली सारा रिकॉर्ड नहीं रखना, मुझे उसका आईपी एड्रेस की डिटेल्स रखनी है, उसके नाम, उसके एड्रेस की, उसने क्या सर्विस ली, किस पर्पस के लिए ली। तो वो एक अलग पूरा पैरामीटर बहुत बड़ा एक उन्होंने निकाल दिया है कि जो सारी डिटेल्स रखनी होंगी। तो ये एक और बहुत बड़ी जिसको हम कहते हैं कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है, तो इंडस्ट्री को बहुत अखर रही है। क्योंकि जब आप एक ये डेटा रखोगे तो उसके लिए आपको स्टोरेज के लिए वो चाहिए। उसके अलावा ये कि आपको लोग एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे कि जो ये डेटा निकाल निकाल के जो है रखते रहें, रिकॉर्ड बनाते रहें।
तो वक्तन वक्तन, और ये भी आपको रखना पड़ेगा कि उसको चेक करना पड़ेगा कि भाई सही तरह से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ये भी चेक करना पड़ेगा कि साहब उसका जो गवर्नमेंट ने मांगा है वही रखा गया है या कुछ और भी उसमें डिटेल्स आ गई हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत एक तरह से एक्सपेंसिव भी उनके लिए हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, और वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को अखर रही है, क्योंकि वीपीएन जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक ऐसी टेक्निकल सुविधा है कि जिससे जो है अगर कोई इंटरनेट पे कोई हम काम कर रहे हैं तो हम अपना जो इंटरनेट पे जो भी काम हो रहा है उसको हम छुपा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अपने फुटप्रिंट जो है हम इंटरनेट पे छुपा सकते हैं। तो उससे ये होता है कि गवर्नमेंट या कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता कि आप कहाँ से एक्सेस कर रहे थे इंटरनेट, कहाँ से आपने जो है कोई काम करा, किस वेबसाइट पे गए, क्या करा आपने, किससे ईमेल भेजा, किससे ईमेल रिसीव करा, किसी को इंटरनेट कॉल करी तो वो किससे करी, व्हाट्सएप चैट करी तो किससे करी। तो ये एक टेक्निकल सुविधा है और वीपीएन जो है ये सुविधा देता है। इंडिया में जो है अगर स्टैटिस्टिक्स देखे जाएं तो 45% जो इंटरनेट का ट्रैफिक है वो वीपीएन के थ्रू है आज की तारीख में। तो ये बहुत बड़ा मतलब परसेंटेज है। सेकंड, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है चौंकाने वाला, वो ये है कि दुनिया में इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है जो वीपीएन यूज करती है। मतलब जो अलग अलग देशों में सबसे ज्यादा वीपीएन जो राइट, यूज चाइना के वो बाद हो जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा वीपीएन इंडिया में यूज हो रहा है। तो उसका बहुत बड़ा कस्टमर बेस हो गया फिर, कि बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा ये कि ये जो है 2015 से 2020 तक जो है पीरियड में ये बहुत तेजी से ग्रो करा है कि जो ये सुविधा है और जो यूसेज है ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो वो ये सारी चीजें जो हैं वो लोगों के लिए जो है बहुत एक तरह से कहिए चिंताजनक है, क्योंकि हर आदमी 45% तो ऑलमोस्ट ये हो गया कि जितने भी इंडिया में इंटरनेट कर रहे हैं उसका आधा कम्युनिटी जो है वो अपने वीपीएन से यूज कर रही है और वो अपने काम को छुपाना चाहती है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो वो एक बहुत ही ये कहिए कि बड़ा एक अमाउंट है या बड़ा नंबर है। और इंडिया का क्योंकि कस्टमर बेस इतना बड़ा है और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट वीपीएन यूजर्स हैं, तो इसलिए जो है ये एक तरह से जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके ठीक लिए है भी बन जाएगा। जी, बहुत बेहतरीन। आपने 3-4 पॉइंट रखे, उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। ये जैसे आपने बोला कि 6 घंटे के अंदर आपके पास कोई साइबर सिक्योरिटी केस हुआ है, आपके साथ कोई हादसा हुआ है, और 6 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने नहीं किया तो ये आपकी जिम्मेदारी है, चाहे आपने लाखों रुपए गवाया हो या आपने अपनी इज्जत गवाया हो, जो भी गवाए होंगे, तो अब आप जिम्मेदार हैं। इस तरह से प्रोविजन कहीं ना कहीं से मुझे तो ये दिखता है कि सरकार को इससे बचने का, एक एक बाहर निकालने का, बचने का वो तरीका ढूंढना था कि किस तरह से हम जिम्मेदारी हमारे कंधे से उतर जाए। ये मुझे लगा। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। अच्छा प्रोविजन है, अच्छा पॉलिसी है, और कुछ चीजें इनकी अच्छी हैं जो शायद इम्प्लीमेंटेड होंगे तो बेहतर हो सकते हैं। अब भारत की छवि मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। भारत एक ऐसा देश है, आप सोचिए इतने सारे राज्य हैं, और राज्य की पुलिस, और आप एक कोई भी थाना में जाइएगा, थाने में आप किसी को पूछिएगा साइबर सिक्योरिटी क्या है, और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी ये हादसा होता है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। सो जानकारी जो है हमारे देश में, पुलिस के पास इतनी कमी है, तो आम आदमी के पास तो और भी एक बहुत बड़ा चिंता विषय है। दूसरा, इसकी अवेयरनेस कैसे किया जाए मैसिव लेवल की, ताकि हर इंसान, हर आदमी इस पे जागरूक हो। क्योंकि आदमी ठीक से इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, लेकिन आप सोचिएगा सारे सब लोगों के पास स्मार्टफोन है और एकदम हाई एंड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा कि इतने बड़े कॉम्प्लेक्स देश हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, वहां इस तरह से साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन, ये जो पॉलिसी आया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप कैसे होगा इस देश में? देखिए यही सारी जो परेशानियां हैं इनको जो प्रोवाइडर्स थे, वीपीएन्स थे, उन्होंने जब ये 28 तारीख को नोटिफिकेशन आया उसके बाद इसके बारे में बहुत उन्होंने आवाज उठाई और चर्चा उठाई, और उन्होंने कहा कि साहब ये इतना बड़ा आपने डिसीजन लिया है तो इससे हमारे लिए जो है बहुत बड़ी एक असुविधा हो जाएगी और हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। और उसमें खाली पैसा ही नहीं हमारा खर्च होगा, टाइम भी लगेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि हमें उतना स्टोरेज चाहिए।
स्टोरेज स्पेस के लिए, फिर उसके लिए पैसा चाहिए, हमें फिर उतने लोगों को हायर करना पड़ेगा खाली इसी काम के लिए कि जो वो इस चीज़ को मेंटेन रखें, अप टू डेट रखें, और जब आपको ज़रूरत हो सरकार को तो हम दें, या ये कि ये आइडेंटिफाई करें कि साहब कब साइबर इंसिडेंट हो रहे हैं और फिर उसकी जो है रिपोर्टिंग करें। तो एक पूरा छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक पूरा बड़ा डिपार्टमेंट बन जाएगा इस चीज़ का, कि जो है हर आदमी, हर ऑर्गेनाइजेशन को ये जो है मेंटेन करना पड़ेगा। और इसमें चक्कर ये है कि खाली पल्ला नहीं झाड़ा है गवर्नमेंट ने या सरकार ने, उन्होंने क्या करा है कि इसको जो है क्राइम बना दिया है कि अगर जो है ये रिपोर्ट नहीं करते हैं तो जो आईटी एक्ट है उसका सेक्शन 70B(6) है, उसमें ये जो है आईपीसी के अंदर एक ये कहिए दंडनीय अपराध बन गया है। तो इसमें जो है आपको जेल भी हो सकती है 1 साल की अगर आप ये नहीं करते हैं तो। और आपके यहाँ साइबर इंसिडेंट होता है, आप नहीं करते हैं और पकड़ा जाता है कि बाद में के साहब ऐसा ऐसा हुआ था और आपने रिपोर्ट नहीं करा 6 घंटे के अंदर, तो आपको 1 साल की जेल और 1 लाख रुपए फाइन हो सकता है। तो ये जो है एक बहुत ही परेशान कौन बात है सभी के लिए, मतलब खास तौर से जो बिजनेस सेक्टर है उनके लिए, क्योंकि एक तो ये कि ये रिपोर्टिंग का कंप्लायंस और उसके अलावा ये कि जानकारी होना कब आइडेंटिफाई होगा, 6 घंटे की विंडो 5 साल तक मेंटेन करना, तो ये सारे बहुत ही पेचीदे सवाल हैं जो उनके सामने हैं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि जो वीपीएन है उनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि हर चीज़ को छुपा के करना। उनकी पॉपुलैरिटी इसलिए है कि वो जो है दूसरे, मतलब जो आदमी उनका सर्विस यूज़ कर रहा है उसका इंटरनेट फुटप्रिंट कहीं नहीं रहता है। तो ये एक उनका एक कहिए कि उनके बिजनेस के खिलाफ जा रहा है, बिजनेस मॉडल के खिलाफ। तो इसलिए वो बहुत चिंतित हैं और बहुत परेशान भी हैं। बहुतों ने तो ये भी कह दिया जो इंटरनेशनल हैं कि साहब हम ये काम हम जो है इंडिया में अपना जो सर्विस दे रहे हैं उसको बंद कर देंगे। अब जो आपका दूसरा पहलू है सवाल का कि साहब जब इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, इंडिया में लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है, तो और आम आदमी जब गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं या पुलिस वाले हैं उनके साथ ही इस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं, उनको ही नहीं पता होता कि कब क्या हो रहा है, तो जो आम आदमी है जो बेचारा अनपढ़ है या जो वैसे है उसके साथ उसको कैसे इस चीज को डील करेंगे, या गवर्नमेंट ने क्या कोई रोड मैप निकाला है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है कि जिसपे बहुत आवाज उठी है और क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का कि साहब आपने एकदम से ये निकाल तो दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने जो है कोई तरीका इसमें नहीं मेंशन करा है कि भाई किस तरह से अवेयरनेस होगी, किस तरह से गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट करेगी कि भाई आम आदमी तक ये पहुंच सके, और किस तरह से जो है आम आदमी को एजुकेट करा जाएगा। मैं देखिए हमेशा इस चीज़ का बहुत मैं एम्फसाइज करता हूँ और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट करता हूँ और जोर देता हूँ इस बात पे कि इंडिया में चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी हम जो हैं एक ऐसी दुविधा में हैं कि हमारे यहाँ हम एक जैसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड सुपर पावर तो बन गए, आईटी सुपर पावर बन गए, दुनिया भर का हमारे यहाँ आईटी का काम होता है, लेकिन और मोदी जी जैसे उन्होंने कहा हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने कि साहब हम 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, और उसमें भी ये है कि $1 ट्रिलियन जो हैं वो सारे डिजिटली हों, डिजिटल इकोनॉमी हो। लेकिन हमारे यहाँ जो कल्चर है या हमारे यहाँ जो आम आदमी की नॉलेज है इन इन सब चीज़ों के लिए वो बहुत बहुत ही लिमिटेड है, और हकीकत यह है कि इसके ऊपर जोर भी नहीं दिया जा रहा है। ये जबकि दोनों चीज़ें, अगर आप 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो उसके साइड बाय साइड आपको उस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की सिक्योरिटी भी तो देखनी है। आपको ये देखना है कि आप बिल्डिंग तो खड़ी कर रहे हो, लेकिन अगर बिल्डिंग के साथ आप उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर उसमें जो मटेरियल नहीं यूज कर रहे हो, तो वो बिल्डिंग तो जरा भी कोई थोड़ा सा वो होगा, मतलब भूकंप आएगा या थोड़ा जरा भी कोई ऐसी बाहर की हवा ज्यादा तेज चली तो वो बिल्डिंग ढह जाएगी। हमारे यहाँ हो यही रहा है कि हम बिल्डिंग तो खड़ी कर रहे हैं बहुत ऊंची, बहुत आलीशान, लेकिन उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर या उसकी जो प्रोटेक्शन के लिए जरूरत थी, सिक्योरिटी के लिए जरूरत थी, वो उसके ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही की बात और बहुत चिंताजनक बात है। इसमें अगर मैं आपको एक डेटा दूं तो आप जानिए कि इंडिया में जो टोटल डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर खर्चा होता है उसका बहुत ही हाल फिलहाल तक कुछ सालों तक सिर्फ 0.5% खर्चा जो है सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी पे होता था। तो मतलब ये कि आप जो है अपनी सिक्योरिटी के लिए खाली 0.5% खर्चा कर रहे हैं।
और बाकी का जो 95.5 है वो आप जो है, या 99.5 है वो आप जो है बाकी सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं। तो भाई जब आप सिर्फ 5.5% खर्चा करोगे सिक्योरिटी के ऊपर, तो आपकी हिफाजत कहाँ से होगी? ये तो बिल्कुल। ऐसा है कि आपने अपने घर में सोना रख लिया और आपने अपने घर में जो है सोने का घर बना लिया, लेकिन बाहर जो है खाली एक कुत्ता खड़ा कर दिया कि जो भौंकता रहेगा बस, और वो आपके घर की कोई भी आए कोई ये भी। बहुत बहुत बेहतरीन मुद्दा आपने उठाया। मैं इसी को फिर आगे बढ़ाते हुए बोलूंगा कि देखिए, पिछले 10 साल का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो हमारा डिफेंस बजट तो बड़ा है भारत की, फिर हर राज्य की अपने पुलिस के लिए बजट अलग से बड़ा है। इस साल का भी अगर देखें, शायद 19 से 20% हमारा डिफेंस बजट है। लेकिन आप इसकी एलोकेशन देखिए कि इसकी डिजिटल, अब अगला जो वारफेयर, जो वर्ल्ड वॉर 3 आएगा या 4 आएगा, अगर हम यूक्रेन वॉर को वर्ल्ड वॉर 3 ना बोले, तो वर्ल्ड वॉर 3 जो होगा, या जो फाइनल एक वर्ल्ड वॉर हो सकता है आगे जाके, वो पूरा साइबर वॉरफेयर होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन हम लोग आज तक भी, हम लोग ज्यादातर जो हमारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम फिजिकल वॉरफेयर यानी फिजिकल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं, और डिजिटल में 0.5 से भी कम हमारा बजट का एलोकेशन हम साइबर स्पेस में दे रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा वॉरफेयर का प्लेटफॉर्म बनने वाला है। इसी के साथ मैं फिर आखिरी एक सवाल पे आ रहा हूँ। दुनिया पे आपने बहुत सारे देशों की साइबर सिक्योरिटी लॉज और पॉलिसीज देखे हैं। विदेश की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी और हमारे साइबर सिक्योरिटी, ये जो लेटेस्ट पॉलिसी आया है, इनमें से क्या व्यवधान देखते हैं आप, क्या डिफरेंस देखते हैं, और कहाँ आप रैंक करेंगे हमारे साइबर सिक्योरिटी लॉज ग्लोबल स्टैंडर्ड में? देखिए, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हाईलाइट करी है जो साइबर वॉरफेयर के ऊपर है। और आजकल के दुनिया में जो अभी खास तौर से यूक्रेन में हो रहा है, मैं उसी की एग्जांपल लेते हुए या उसी के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि यूक्रेन एक बहुत छोटा सा मुल्क है अगर रशिया को देखा जाए, उसके उससे कंपेयर करा जाए तो। सैनिक शक्ति में, या आप उनके हवाई जहाज हों या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी है उनका जो है वो बहुत बहुत ही छोटा शहर है, तो छोटा मुल्क है। लेकिन उन्होंने इस वक्त रशिया को नाको चबे चबवा रखे हैं। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, या इसका सिर्फ एक ही वो है। वो क्यों है? क्योंकि यूक्रेन जो है वो साइबर वॉरफेयर या टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है रशिया के ऊपर अटैक करने के लिए, या रशिया के जो टैंक्स हैं या उनकी जो सेना है उनके ऊपर वार करने के लिए। चाहे वो इंटरनेट के जरिए हो, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो ड्रोन्स के जरिए हो, चाहे वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के जरिए हो, चाहे वो जो है अनमैन्ड टैंक्स के जरिए हो, और चाहे वो जो रशिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं कि जो देश का मतलब बैकबोन होती है या देश की जो रीढ़ की हड्डी है, उसके वो जो उनका रीढ़ की हड्डी है उनके देश की, उसके ऊपर अटैक हो। हर चीज जो है वो कंट्रोल हो रही है या करी जा रही है साइबर के थ्रू। उनको फिजिकली वहां या उनके आदमियों को, उनके सैनिकों को रशिया जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन वो यूक्रेन में बैठे हुए या कभी यूक्रेन के बाहर भी हों, वहां से वो जो है इस चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो आपने बात जिस संदर्भ में कही वो उससे बड़ा बात है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं या हम कहाँ खड़े हैं एज हिंदुस्तान की क्या या भारत की क्या जो है पोजीशन है साइबर वॉरफेयर में। मैं इसमें आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा। आज से करीब 10 साल पहले मैं एक बहुत ही हाई पावर्ड कमेटी में मेंबर था। ये इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, एक भारत सरकार का या आइडियस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक विभाग है। उन्होंने एक कमेटी हाई पावर्ड बनाई थी जिसमें उस वक्त ये हमें हमें टास्क दिया गया था या हमसे कहा गया था कि आप इस चीज़ का एनालाइज करिए कि साहब दुनिया भर में साइबर वॉरफेयर पे क्या हो रहा है। क्योंकि उस जमाने में सबसे पहली बार ये चीज़ उभर के आई थी कि अमेरिका और इसराइल ने साइबर वॉरफेयर को यूज करके ईरान के न्यूक्लियर जो उनकी वो थी फैसिलिटी, उसके ऊपर अटैक करा था, जिसको स्टंट नेक्स अटैक कहा गया। तो ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात थी उस वक्त भारत सरकार के लिए, क्योंकि उस वक्त तक भारत सरकार इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं देख रही थी।
इनके पास था थोड़ा बहुत, कुछ आर्मी कर रही थी, कुछ नेवी कर रही थी, कुछ एयरफोर्स कर रही थी, थोड़ा बहुत इधर उधर छोटा मोटा हो रहा था, लेकिन ये कि कोई एक सार्वजनिक या ये सारी उसका एक पॉलिसी के अंडर कुछ नहीं हो रहा था। तो उस कमेटी में हम लोग 6 लोग थे, मेरे अलावा और एक और जो थे वो प्राइवेट उससे थे, बाकी के सारे गवर्नमेंट के हाई लेवल ऑफिशियल्स थे, सारा गवर्नमेंट सर्विसेज के लोग थे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, एक और ऑर्गेनाइजेशन है एनटीआरओ उसके, सर्टिन के, और 2-3 और बड़ी सरकारी एजेंसियां थी उनके। तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब हमने बनाया तो वो पहला पॉलिसी डॉक्यूमेंट माना गया कि जिसमें हमने सरकार को रिकमेंड करा था कि आप एक सेपरेट साइबर कमांड बनाइए भारतीय सेना में, जो साइबर वॉरफेयर के ऊपर काम करे और साइबर वॉरफेयर के लिए इंडिया की कैपेबिलिटी को टाइटन करे और उसको जो भी उसमें ज़रूरत है उसको करे। तो वो एनालिसिस हमने जब करी थी, तो हमें उस ज़माने में ये कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, उससे पहले ही कुछ ही 1 साल पहले, 6-7 महीने पहले हुए। तो उस वक्त ये हमें इंफॉर्मेशन जब एनालिसिस हुई और हमने वो सारा उसकी वो करी, तो उसमें एक स्टडी आई कि कॉमनवेल्थ गेम्स के ज़माने में चाइना के सर्वर्स से बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था भारतीय जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर, और हजारों, एक अटैक नहीं, हजारों लाखों के मतलब अटैक्स होते थे एक दिन में। और उसका पर्पस यही था कि भारत को या हिंदुस्तान की जो इमेज थी, छवि को खराब करना ग्लोबली, दुनिया भर में, के साथ ये जो है ये गेम्स वेम्स नहीं करा सकते या इनके अंदर जो है कोई कैपेबिलिटी नहीं। भाई आप जब उसकी टाइमिंग स्कोरिंग को खराब कर देंगे, या ये कि उसमें हैकिंग करके उसको गलत करा देंगे, तो बदनामी तो होगी। या ये क्या पता चला गेम चल रहे हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है, आपने लाइटें बंद कर दी, अंधेरा हो गया, तो वो उसका भी बेइज्जती होगी, एक बहुत ही मजाक बनेगा। तो इस तरह के अटैक होते थे, और जो वहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स में जो आईटी का देख रहे थे, उनका सिर्फ एक ही उनके पास तरीका बचा था इसको रोकने का, और वो ये था कि उन्होंने अपने सारे कंप्यूटर इंटरनेट से हटा दिए, तो तभी वो अटैक्स रोक पाए। लेकिन ये जो है तरीका, मेरे ख्याल में कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन उन बेचारों के पास उस वक्त कोई उसके अलावा और चारा भी नहीं, नहीं। क्योंकि उन्हें उस वक्त रोकने थे किसी भी तरह से। तो मतलब संदर्भ ये है कि हमारे पास एक इस तरह का डेस्परेट मेजर जिसको कहा जाता है वो लेने के यानी अलावा यानी शॉर्ट में अगर कहें तो काफी गैप है, काफी डिफरेंस है अपने बहुत साइबर लॉ और जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर। साल हो गए उस रिपोर्ट, अभी भी बहुत जरूरत आखिरी आखिरी सवाल में आऊंगा कि है। आपका क्या सुझाव रहेगा सरकार को, ताकि हम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम या नेटवर्क बना पाए या इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा बना मेरा तो सुझाव ये है कि सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास लॉज पहले, भाई हमारे पास 100 साल पुराने भी लॉज हैं, लेकिन उनको कितना फॉलो करा जाता है। पाए? अगर हम एग्जिस्टिंग लॉज और रेगुलेशन को देखें, तो उसमें सबसे जरूरी ये है कि लोगों को पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज कैसे है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि कल्चर ऑफ साइबर सिक्योरिटी या कल्चर ऑफ डेटा प्रोटेक्शन या कल्चर ऑफ प्रिवेसी जो है हमें डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कल्चर ही की तो बात है कि हमसे अगर कोई फ़ोन पे अजनबी आदमी कहे कि साहब आपके पास ओटीपी आया है, आप हमें ज़रा दे दीजिए, हम बगैर सोचे समझे वो ओटीपी दे देते हैं, और उस बंदे के पास हमारे मोबाइल का या हमारे कंप्यूटर का कंट्रोल आ जाता है, और वो जो चाहता है हमारा कर लेता है। ये कल्चर की ही तो कमी है कि अगर हमारे कल्चर में ये चीज़ होती कि भाई हम किसी गैर आदमी से अपना ओटीपी नहीं शेयर करेंगे, या किसी गैर आदमी से हम जो है अपना एटीएम का पिन नहीं शेयर करेंगे या उसको नहीं देंगे, तो तब जो है ये इस तरह के आधे से ज़्यादा मेरे ख्याल में जो साइबर क्राइम होते हैं वो बच जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि लॉ तो बना दिया, बहुत अच्छा करा आपने, लेकिन उसके साथ लोगों के अंदर जाके हर जगह, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, चाहे वो सरकारी विभाग हों, चाहे वो जो है इंडस्ट्री हो, जो भी जितने भी स्टेक होल्डर्स जिनको हम कहते हैं, उनके साथ जाके इसकी ट्रेनिंग कराना, इसकी लोगों को समझाना, उनको ये ज्ञान देना कि भाई कैसे इससे बचा जा सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम लोग हैं, हम एक्सपर्ट्स हैं, या जो भी और सरकारी एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग इसको वो कर सकते हैं, और ख़ास तौर से उसमें मीडिया, आप जैसे लोग, पॉलिसी टाइम्स जैसे लोग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आउटरीच है, आप ऑलरेडी जो है सोशल मीडिया पे हैं, आप वैसे मीडिया पे हैं, तो आप
लोग जो हैं ज़्यादा जल्दी जनता से संपर्क बना सकते हैं और ज़्यादा जल्दी उनको समझा सकते हैं। और अगर आपके थ्रू या मीडिया के थ्रू कोलैबोरेट करके अगर सरकार इस तरह के एफर्ट्स करती है तो मेरे ख्याल में वो बहुत उसका अच्छा रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और धन्यवाद। ये मीडिया वालों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि या उनके लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक अभी एग्जिस्टिंग सरकार की तरफ से एक उनके ऊपर लायबिलिटी है कि सीएसआर जो होता है उनका, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इनिशिएटिव होता है जो एक अगर आप ये समझिए कि एक अगर लेवल से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो इतना अपने खर्चे का इतना हिस्सा जो है 7% हिस्सा जो है वो सीएसआर पे करे। तो ये एक सीएसआर इनिशिएटिव उनके हो सकता है कि जिसमें वो जो है ये जानकारी दें और जो खर्चा है थोड़ा बहुत जो कॉस्ट आती है वो अपनी बेयर करें और सरकार के साथ कोलैबोरेट करके करेंगे। सरकार खुद भी जो है उसमें सपोर्ट करेगी उनको, और तो घर ही जो भी एक्सपर्ट हैं वो उसमें जरूर उनके साथ उनकी मदद करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। हमारे साथ एडवोकेट सलमान वारिस साहब थे और उन्होंने बहुत सारी बातें की साइबर सिक्योरिटी और करंट साइबर सिक्योरिटी स्टेटस और इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। साफ जाहिर है कि अच्छा पॉलिसी है, आगे ऐसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती रहेगी क्योंकि ये पूरा जो सेगमेंट है ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, इवर चेंजिंग है। और ये मुझे लगता है हर इंडियन के लिए जानना और समझना भी जरूरी है, चाहे आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो या ना हो, कम पढ़े लिखे हो, कि जमाना पेंडेमिक के बाद बहुत डिसरप्टिव हो गया है। यानी आपको नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नए नए सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, चाहे आप एजुकेशन में है, बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, या आप किसी आम प्रोफेशन में है। तो ये जैसे एक बात है। दूसरी बात, हमारे जो पॉलिसी मेकिंग फ्रेटर्निटी है उनको भी बहुत ज्यादा डायनेमिक और ट्रांसफॉर्मेटिव होना होगा, क्योंकि देखिए आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम हमारा मुझे लगता है आधा से भी ज्यादा बजट हम हमारे पर्सनल की सैलरी और पेंशन देने में गुजारते हैं। यानी एक मोटा पैसा, आप जैसे हमारे शिक्षा में क्या करते हैं, ज्यादातर पैसा हमारा शिक्षा का बजट जो जाता है वो सैलरी और पेंशन देने में। यही चीज हमारे डिफेंस में भी हो रही है। और इस तरह से जो डायनेमिक सेक्टर्स इमर्ज कर रहे हैं जैसे साइबर सिक्योरिटी, अगर हमने सही टाइम पे सही पॉलिसी नहीं लाए, सही इन्वेस्ट नहीं किया, तो एक बहुत बड़ा गैप पैदा होगा और यही गैप हमारे देश को पीछे ढकेलेगी, पीछे लेके जाएगी। तो ये हम बात कर रहे थे और देखते रहिए द पॉलिसी टाइम।